गुड इवनिंग, कैसे हो सभी? बढ़िया सर, आप बताओ। बढ़िया। सर आज तो एक ही टॉपिक है ना? आज एक ही टॉपिक है ना, आप बोल रहे थे एक ही टॉपिक रह गया अभी इसका। एक टॉपिक नहीं रहा, थोड़े दिन का रहा है बस, मतलब 2 दिन का। वैसे आज ट्राई करेंगे लगभग खत्म करने की। सर जीवन वालों का क्लास कितने बजे लगता है? की 4:15 से 5:15 लगती है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। तो अपने कल किया था लेटेस्ट एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ आयनिक क्रिस्टल, है ना? तो उसके बाद में आगे करते हैं। आगे लिखो, आप हेडिंग डालो, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? व्हेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट, व्हेन 1 ग्राम equivalent acid is neutralized, acid is neutralized by 1 gram equivalent बेस। of base। ठीक है। तो अपने पास में क्या था कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट, जिसका मतलब 1 इक्विवेलेंट मोल अपने पास में क्या होगा, एसिड होगा, और 1 इक्विवेलेंट मोल अपने पास में क्या होगा, बेस होगा। तो दोनों आपस जब न्यूट्रलाइज होते हैं, एडिशनल सब्जेक्ट ये आप एक बार नवीन सर से कंफर्म कर लेना ना, वो आपको बता देंगे जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके हिसाब से। ठीक है। तो है क्या चीज अपने पास में कि 1 इक्विवेलेंट मोल अपने पास किसके, एसिड के, 1 इक्विवेलेंट मोल अपने पास किसके, बेस के। जब दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो वहां से जो भी एनर्जी का चेंजेस होंगे तो उसको अपने क्या बोलेंगे, डेल्टा एच ऑफ हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो आगे लिख लो, व्हेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड एंड 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस, so in that process so in that process heat involved or release, heat involved or release is known as heat of neutralization. So in that process heat involved or release is known as heat of neutralization. तो अपने पास में क्या, एसिड और बेस दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे और उस प्रोसेस में जो भी अपने पास में हीट इन्वॉल्व होगी या रिलीज होगी उसको अपने क्या बोलेंगे, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो देखो अपने पास में मान लो कोई एक एसिड ऐसा है, HA टाइप का कोई एसिड है, वो रिएक्ट करता है BOH टाइप का कोई बेस है उसके साथ में, और ये बनाएंगे अपने पास में BA बनाते हैं जो कि सोल्ट है, और H2 बनाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख लेना चाह रहा हूँ, HA आपके पास में क्या है, एसिड है, जो BOH है वो आपके पास में बेस है, और जो BA है वो आपके पास में सोल्ट है। ठीक है। तो ये आपके पास में एसिड, बेस और सोल्ट हो गया। तो ये रिएक्शन होगी कैसे? सबसे पहला काम तो ये होगा, जो HA होगा वो आयोनाइज होगा H+ और A- के अंदर। HA क्या होगा, आयोनाइज होगा H+ और A- के अंदर। तो यहाँ पे आएगा डेल्टा H ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ एसिड, है ना। पहले अपने क्या करेंगे, एसिड को आयोनाइज करेंगे। दूसरा काम, जो BOH होगा बेस है, तो बेस को आयोनाइज करेंगे B+ और OH-। यहाँ पे आएगा डेल्टा H ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ बेस। उसके बाद देखो अपने पास सॉल्यूशन में अब क्या आ गया, H+ आ गया, A- आ गया, और B+ आ गया, OH- आ गया। तो यहाँ पे मैं रिएक्ट करवाता हूँ,
जैसे कि H प्लस और OH माइनस जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो फॉर्मेशन होगा किसका, वाटर का फॉर्मेशन होगा, तो उसका जो डेल्टा एच होता है फॉर्मेशन ऑफ वाटर, वो होता है वैल्यू माइनस का 13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट। ये आप वैल्यू ध्यान में रखना, ताकि कई बार क्वेश्चन में गिवन होता है, कभी कभी क्वेश्चन नहीं गिवन होता, तो अपने डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, वाटर का फॉर्मेशन की वैल्यू फिक्स है। और क्या अपने बचा बी प्लस बचा और ए माइनस बचा। ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, बी ए बनेगा। तो अपना जो कंपाउंड बना डेल्टा एच ऑफ सॉल्ट फॉर्मेशन, डेल्टा एच ऑफ सॉल्ट फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये चारों प्रोसेस में जो भी एनर्जी इन्वॉल्व होगी वो सारी किसकी इक्वल होगी, इस प्रोसेस में। इस प्रोसेस में क्या हुआ, HA एसिड था और बेस BOH था, दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या हो गए, न्यूट्रल हो गए। तो जो डेल्टा एच ऑफ न्यूट्रलाइजेशन आएगा वो किसके इक्वल आएगा, इन चारों प्रोसेस के इक्वल आएगा। तो मैं एक बार आगे लिखता हूँ, डेल्टा एच ऑफ, 2 मिनट के लिए पीछे। हाँ जी करता हूँ एक बार। न्यूट्रलाइजेशन अपने पास में क्या आएगा, डेल्टा एच ऑफ एसिड प्लस डेल्टा एच ऑफ बेस प्लस डेल्टा एच ऑफ H2O प्लस डेल्टा एच ऑफ सॉल्ट का फॉर्मेशन, यही आएगा अपने पास है। तो देखो आपके पास डेल्टा न्यूट्रलाइजेशन, पहले एसिड का आयोनाइजेशन किया, फिर आपने बेस का आयोनाइजेशन किया, फिर अपने पास वाटर का, फिर अपने सॉल्ट फॉर्मेशन का। ये आपके पास में डेल्टा एच ऑफ न्यूट्रलाइजेशन आएगा। अब आप नोट कर लो। डन सर। हाँ जी, सभी नोट कर लिया। यस सर। यस सर। सर 1 मिनट यस सर। हाँ जी नोट कर लो। सर कर लिया। ठीक है जी, तो आगे देखो, ये अपने पास में आ गया। तो यहाँ पे आपको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है वो नोट कर लो चीज़ आप। तो अगर अपने पास सॉल्ट फॉर्मेशन करते हैं तो आप फॉर इनऑर्गेनिक सॉल्ट, फॉर इनऑर्गेनिक सॉल्ट के लिए जो डेल्टा एच ऑफ सॉल्ट फॉर्मेशन है वो वैल्यू 0 आएगी, क्योंकि यहाँ पे इनऑर्गेनिक सॉल्ट आता है, उसके फॉर्मेशन में अपने कोई भी एनर्जी देनी नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली फॉर्मेशन हो जाता है। तो उसके लिए वैल्यू अपने क्या लेके चलेंगे, 0। तो वहाँ पे कोई भी एक पार्ट भी इनऑर्गेनिक हो तब भी वैल्यू 0 आएगी। ठीक है, ध्यान रखना। और डेल्टा एच ऑफ एसिड और बेस के लिए तो आप ऐसे लो, फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड, फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए अपने पास जो डेल्टा एच ऑफ आयोनाइजेशन आता है वो क्या आता है, एसिड और बेस के केस में 0 आता है। तो डेल्टा एच ऑफ आयोनाइजेशन एसिड और बेस के केस में वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसको तोड़ने के लिए या फिर कुछ उसको आयोनाइज करने के लिए कोई भी एनर्जी अपने को देनी नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली आयोनाइज हो जाएगा H+ के अंदर। ठीक है, ऐसे स्ट्रॉन्ग बेस हो तो OH- के अंदर ऑटोमेटिकली आयोनाइज हो जाएगा, तो वहां पे अपने को कोई भी एक्स्ट्रा एनर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो डेल्टा एच ऑफ सर आयोनाइजेशन, हाँ जी बोलो। सर जो वीक एसिड हो या वीक बेस हो उसकी वैल्यू कोई भी हो सकती है। हाँ, उसकी वैल्यू कोई भी हो सकती है, वो अपने जो क्वेश्चन आएगा उनमें कैलकुलेट करनी होगी अपने को अलग से। ठीक है, तो जो ओके चीज सर। आपको ध्यान में रखनी है वो चीजें ये ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस हुआ तो डेल्टा एच ऑफ आयोनाइजेशन क्या होगा, 0 होगा। और स्ट्रॉन्ग इनऑर्गेनिक अपने पास में सॉल्ट हुआ तो उसके लिए वैल्यू भी 0 होगी। इनऑर्गेनिक एक भी पार्ट अपने पास में इनऑर्गेनिक हुआ तो भी अपने पास वैल्यू 0 होगी। ठीक है जी, आगे चलते हैं। तो आगे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा। तो लिखो क्वेश्चन, लिखो गिवन डेल्टा एच ऑफ न्यूट्रलाइजेशन of HCl and NaOH, delta H of neutralization of HCl and NaOH is minus का 13.7 किलो कैलोरी per equivalent. Then
फाइंड ए, पहला तो डेल्टा एच ऑफ आयोनाइजेशन of CH3COH given that delta H of neutralization of CH3COH and NaOH is माइनस का 12.6 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट। ठीक है, और जो बी क्वेश्चन आपके पास वो ये है, डेल्टा एच ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ NH4OH। ठीक है, गिवन है डेल्टा एच ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। वापिस से लिखना पड़ेगा यार। हाँ जी, वॉइस आ रही है ना मेरी? यस सर। यस सर। ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया ना। क्वेश्चन लिख लिया था आप लोगों ने थोड़ा बहुत? सर हाफ लिखा था। आप लिखा था, चलो मैं पूरा लिख देता हूँ वापिस से, लिख लो आप। बाकी पहले वाला वो नोट कर लिया होगा आई थिंक ना, क्योंकि वो आएगा नहीं पीडीएफ में। यस सर। तो क्वेश्चन फिर से लिख देता हूँ, गिवन है। सर आएगा नहीं? नहीं जी, वो नेट रिकॉर्डिंग में तो आएगा सर। हाँ जी, उसमें आ जाएगा। ओके, थैंक यू। डेल्टा एच ऑफ न्यूट्रलाइजेशन of HCl and NaOH is minus का 13.7 किलो कैलोरी per equivalent. Then find A option, delta H of ionization of CH3COH given that delta H of neutralization of CH3COH and NaOH is माइनस का 12.6 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट। बी ऑप्शन, डेल्टा एच ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ NH4OH और गिवन आपको डेल्टा एच ऑफ न्यूट्रलाइजेशन of NH4OH with HCl is माइनस का 10.1 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ये आपके पास में क्वेश्चन है। क्वेश्चन को समझो, पहले क्या दिया आपको? पहले दिया एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का आपको क्या करना है, न्यूट्रलाइजेशन करना है, और जिसकी वैल्यू दे रखी है आपको माइनस का 13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट। तो यहाँ से तो मैं क्या कैलकुलेट करूंगा, देखो स्ट्रॉन्ग एसिड उसके लिए वैल्यू 0 होगी। यहाँ से मैं एक्सेल देता हूँ, डेल्टा एच ऑफ न्यूट्रलाइजेशन आपको दे रखा है, तो डायरेक्ट मैं उसको वैल्यू पुट करता हूँ, माइनस का 13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट, है ना। और इक्वल टू क्या लिखूंगा, एसिड की वैल्यू 0 आएगी क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है, बेस की वैल्यू भी 0 आएगी क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है। डेल्टा एच ऑफ H2 लिखेंगे, वाटर का फॉर्मेशन, और
अगर अपने को नहीं पता वाटर का फॉर्मेशन, सॉल्ट बनेगा वो भी NaCl बनेगा, मतलब इनऑर्गेनिक सॉल्ट है, तो उसकी वैल्यू 0। हाँ जी, तो उसका थर्ड लेक्चर है थर्मोकेमिस्ट्री का। तो यहाँ से डेल्टा H ऑफ H2O वाटर का फॉर्मेशन अपने पास में आ गया कितना, माइनस का 13.7। अब अपने पास में पहला क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन उन्होंने क्या बोला कि CH3COH और NaOH का अपने पास में न्यूट्रलाइजेशन करते हैं, ठीक है। तो इसमें से एक वीक है एक स्ट्रॉन्ग है। तो अगर मैं बात करूं टोटल इसका कितना आ जाता है डेल्टा H माइनस को 12.6। एसिड का अपने को निकालना है, डेल्टा H ऑफ एसिड अपने को निकालना है। बेस का कितना आएगा, 0 आएगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है। और वाटर का अपने निकाल लिया, माइनस का 13.7 आता है। और जो सॉल्ट बनेगा उसमें भी इनऑर्गेनिक आ गया, मतलब Na आ गया, है ना, इनऑर्गेनिक सॉल्ट आ गया अपने पास, उसकी वैल्यू भी आ गई 0 आएगी। तो यहां से तो जो डेल्टा H ऑफ एसिड आएगा वो वैल्यू कितनी आएगी, 1.1 किलो कैलोरी पर एकड़, इसको सॉल्व करने पे। ऐसे बी ऑप्शन आ जाएगा। बी ऑप्शन में क्या, बी क्वेश्चन में क्या आएगा अपने पास, ये वैल्यू दे रखी है माइनस का 10.1। यहाँ पे इस बार क्या आ जाएगा, डेल्टा H ऑफ बेस आ जाएगा, एसिड की वैल्यू 0 होगी, और वाटर का आपको पता ही है माइनस का 13.7, सॉल्ट का भी 0 होगा। तो यहाँ से डेल्टा H ऑफ जो बेस होगा मतलब NH4OH, उसकी वैल्यू अपने पास में कितनी आएगी, 3.6 आ जाएगी। कर सकते हैं ऐसे कैलकुलेट? यस सर। बढ़िया, कर लो नोट इसको। सर हाँ जी बोलो। सर ए से पहले जो हमने निकाला है डेल्टा H हाँ इज जी, इक्वल वाटर टू का माइनस 13.7, ये कैसे निकाला? ये अपने और ये पास सर देखो NH4OH सॉरी ये था अपने पास HCl था। HCl के लिए स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसके लिए वैल्यू 0 आएगी। यस सर। NOH भी स्ट्रॉन्ग है, इसके लिए वैल्यू भी 0 आएगी। यस सर। इनसे जो सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट क्या बनेगा, NaCl, यस सर। उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। ओके सर। तो बचा वाटर, तो वाटर का अपने पास ये तब है जब अपने को वाटर की वैल्यू नहीं पता, क्योंकि क्वेश्चन से अपने निकालना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा था याद ही कर लो उस वैल्यू को, क्योंकि कई बार अपने को गिवन होता कई बार नहीं होता, तो अपने कैलकुलेट करना था। आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो तो आपका आंसर आ जाएगा। सर हो गया। हाँ जी, चलें आगे। तो आगे एक दो एनर्जी और पढ़ लेते हैं। यस सर। इसका आपको पता है क्या कुछ है इसको, जैसे कि आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इसमें डेफिनेशन लिख लेना, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove a electron from isolated gaseous atom। हाँ जी, तो आइसोलेटेड गैसेस एटम से अपने को जो इलेक्ट्रॉन को बाहर करना है उसको अपने क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी। ऐसे आपके पास पता है कि एग्जांपल जैसे यहाँ पे देख लो, Na अपने पास था गैसेस फॉर्म में, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दिया, चेंज कर दिया Na+ और इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में, और यहाँ पे जो एनर्जी आएगी वो क्या इसकी इक्वल होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी की इक्वल। उसका सेकंड लिखो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये भी अपनों ने पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जिसको अपने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। तो ये क्या कुछ होता है, ये जस्ट इसका उल्टा, वहां पे अपने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। द अमाउंट ऑफ एनर्जी
amount of energy released when the extra electron added to isolated gaseous atom ठीक है। तो जैसे कि आपके पास में क्लोरीन है, गैसियस फॉर्म है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, ये चेंज हो जाएगा अपना Cl माइनस की फॉर्म में। तो आगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है जी। तो ये आपके पास हम दोनों एनर्जीज आपको पता है, लिख लिया। चले आगे। सर 2 मिनट। हाँ जी। डन डन सर। बढ़िया। तो आगे देखो, जो काम का है अपने, ये आपके ना बोर्ड के पेपरों में आ सकता है, मतलब बोर्ड क्या नॉर्मल जो सब्जेक्टिव पेपर हो उनमें आ सकता है आपको 11th के। बॉन्ड हैबर साइकिल, ये क्वेश्चन कैसे आता है कि आपको एक कोई भी इक्वेशन दे देंगे और बोलेंगे इसका बॉन्ड हैबर साइकिल बना के बताओ। तो आपको क्या करना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ क्वेश्चन देंगे, Na दिया सॉलिड की फॉर्म में और हाफ ऑफ Cl2, ये अपने पास गैस के फॉर्म में, और इससे प्रोडक्ट में आया NaCl। तो कहेंगे इसका बॉन्ड हैबर साइकिल बनाओ। तो बॉन्ड हैबर साइकिल बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहला काम जो गैसेस एटम में कन्वर्ट करो, जो भी आपको दिया है उसको गैसेस एटम में कन्वर्ट करो। तो पहले मैंने Na सॉलिड था, तो इसको करेंगे डेल्टा हीट देंगे यहाँ पे, कौन सी, सब्लिमेशन की, डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन। तो ये हो गया गैस की फॉर्म में कन्वर्ट, है ना, सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है, सब्लिमेशन। तो डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन। ऐसे अपने पास में जो क्लोरीन था, क्लोरीन को यहाँ पे एक सिंगल गैसियस एटम में कन्वर्ट करना है। तो सिंगल गैसियस एटम कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। तो आएगा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, और ये तो एक पूरे बॉन्ड को तोड़ना था अपने को। तो ये यहाँ पे से 2 Cl मिलेंगे, अपने पीछे 1 Cl, तो मैं क्या करता हूँ, इसका हाफ कर दूँ, हाफ ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो जो भी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी थी उसका हाफ कर दिया। उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसको आयोनाइज करेंगे। तो जैसे कि Na था तो इसको आयोनाइज किया Na प्लस के अंदर, तो यहाँ पे आएगी अपने पास में आयोनाइजेशन एनर्जी। ऐसे क्लोरीन था तो यहाँ पे इसको कन्वर्ट किया Cl माइनस के अंदर, तो यहाँ पे आएगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, अब अपने क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, Na प्लस और Cl माइनस, और इन दोनों को ऐड करके अपने क्या बनाएंगे, NaCl बनाएंगे। तो यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होगी वो होगी लैटिस एनर्जी के इक्वल। वो क्या होगी अपने पास है, लैटिस एनर्जी के इक्वल। ठीक है, तो ये आपके पास में बॉन्ड हैबर साइकिल है। तो आपसे पूछा जाएगा कि टोटल अपने पास में फॉर्मेशन की एनर्जी कितनी, डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl। NaCl के फॉर्मेशन की एनर्जी टोटल क्या है, तो आप ऐसे लिख सकते हो, डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन जो भी वैल्यू है, हाफ ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस डेल्टा एच ऑफ लैटिस एनर्जी। ध्यान रखना लैटिस एनर्जी रिलीज होगी यहाँ पे, डेल्टा एच ऑफ लैटिस एनर्जी। ठीक है, तो ये आपके पास में डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl आ जाएगा। फिर से बताता हूँ क्या किया अपने, पहले अपने पास Na सॉलिड था, उसको किया गैस में कन्वर्ट, गैस के बाद में अपने किया उसको आयंस में कन्वर्ट, आयंस में कन्वर्ट करने के बाद ऐसे Cl2 को पहले एक सिंगल गैसियस एटम में कन्वर्ट किया, फिर उसको आयंस में कन्वर्ट किया। तो लेटिस एनर्जी क्या होती थी अपने पास में, कोई भी आयनिक कंपाउंड को तोड़ने के लिए जो भी एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसको क्या बोलते थे, लेटिस एनर्जी। तो यहाँ पे क्या आ रहे हैं कि 2 आयंस आपस में मिक्स होके एक आयनिक कंपाउंड बना रहे हैं, तो वहां से कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज होगी, वो एनर्जी रिलीज किसके इक्वल होगी, लेटिस एनर्जी के इक्वल होगी। ठीक है, यस समझ गए?
ये नोट कर लो। तो आपके पास ऐसे ही कोई क्वेश्चन दिए होंगे, आपके एनसीईआरटी में भी 1-2 क्वेश्चन ऐसे ट्राई कर लेना उनको, तो वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। चलें जी आगे। यस सर। तो आगे लिखो आप रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी क्या कुछ होता है? रेजोनेंस एनर्जी इसकी डेफिनेशन लिख लो पहले तो। इट इज द एनर्जी डिफरेंस between most stable resonating structure and resonance hybrid। ठीक है, और लिखना इट इज द एक्सोथर्मिक प्रोसेस। वैसे ना अपना रेजोनेंस पढ़ेंगे ऑर्गेनिक में, ठीक है, थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा, बाकी अपने पढ़ेंगे ऑर्गेनिक में। तो वहां पे मैं फिर से रिपीट करूंगा इसको, रेजोनेंस एनर्जी को। तो क्या कुछ रेजोनेंस एनर्जी होती है, तो एक बार आप ध्यान रखो कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और रेजोनेंस हाइब्रिड के बीच में जो भी एनर्जी डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी। तो इसमें बेस्ट क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो यहाँ पे क्वेश्चन देखो कैसे क्या कैसे करना है। तो लिखो पहले क्वेश्चन, आपको दिया होगा दी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन of benzene from gaseous atom are माइनस का 55.6 किलोजूल पर मोल। कैलकुलेट द रेजोनेंस एनर्जी of benzene the bond enthalpy of CH, C double bond C, C single bond C are 410.87, 631.72, 373.98 किलोजूल पर मोल रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ये आपके पास में क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया आपको, द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन फ्रॉम गैसियस एटम आर माइनस का 55.6 किलोजूल पर मोल। तो आपके पास जो बेंजीन होता है उसके फॉर्मेशन की एनर्जी दे रखी है माइनस का 55.6 किलोजूल। कैलकुलेट दी रेजोनेंस एनर्जी, रेजोनेंस एनर्जी अपने कैलकुलेट करनी है और अपने को बॉन्ड एंथैल्पी दे रखी है हर एक बॉन्ड की। तो बेंजीन की स्ट्रक्चर आई थिंक आपको पता होगी क्या कुछ होती है, पता है? ऐसे कुछ स्ट्रक्चर होती है बेंजीन की अपने पास में। ठीक है, तो ये आपके पास स्ट्रक्चर होती है, 6 कार्बन होते हैं इसके अंदर, फॉर्मूला होता है C6H6 और 3 इसमें डबल बॉन्ड होते हैं और 3 सिंगल बॉन्ड होते हैं, बाकी 6 CH बॉन्ड होते हैं। तो अगर अपने को निकालना है तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 6 ×
CH बॉन्ड की एनर्जी, क्योंकि एक CH बॉन्ड की एनर्जी अपने को पता है, अपने पास 6 बॉन्ड है तो 6 बॉन्ड की एनर्जी ऐड कर दूंगा, प्लस 3 इंटू C डबल बॉन्ड C बॉन्ड की एनर्जी, प्लस 3 इंटू C सिंगल बॉन्ड C बॉन्ड की एनर्जी। ठीक है, तो इनको ऐड कर देंगे। और आगे प्लस रेजोनेंस एनर्जी, क्योंकि रेजोनेंस एनर्जी भी आएगी, क्योंकि ये तो अपने पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और इसका हाइब्रिड होगा, उनके बीच में जो डिफरेंस होगा एनर्जी का, तो वो रेजोनेंस एनर्जी इक्वल टू अपने पास में क्या आएगा, माइनस का 55.6। ये दे रखा था फॉर्मेशन की एनर्जी। तो यहाँ से आप क्या करोगे, इसको कैलकुलेट कर लो। तो 6 इंटू आपके पास में क्या वैल्यू है, 410, पहली वैल्यू थी ना, हाँ जी 410.87, प्लस 3 इंटू 631.72, प्लस 3 इंटू 373.98, प्लस का रेजोनेंस एनर्जी इक्वल टू माइनस का 55.6। तो आप यहाँ से कैलकुलेट कर लेना रेजोनेंस एनर्जी। सर 5537.92 आ गया। हाँ जी वही आ जाएगा, माइनस का 55.37 ऐसा कुछ आ जाएगा। 5 अच्छा ठीक है, तो ये आपके पास में था। देखो आपके पास क्या है, सारे बॉन्ड CH बॉन्ड है, बढ़िया 5537.92। ठीक है, तो देखो आपके पास में क्या है, सारे बॉन्ड आपको दिए होंगे, डबल बॉन्ड सभी के, आप बॉन्ड की एनर्जी जोड़ दो और वहां पे जो भी रेजोनेंस एनर्जी उसको ऐड कर दो साथ में, क्योंकि ये अपने पास में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की है। आपको चाहिए हाइब्रिड के बीच की एनर्जी भी चाहिए, तो वो आपकी रेजोनेटिंग रेजोनेंस एनर्जी में आएगा, इंक्लूड होगा वो। और टोटल आपके पास में दे रखा है माइनस का 55.6, तो वहां से आप रेजोनेंस एनर्जी फाइंड कर सकते हो। नोट कर लिया, आगे चलें। यस सर। Yes, sir. यस सर। ठीक है जी, तो आगे देखो, आगे लिखो आप, हीट ऑफ सॉल्यूशन। The enthalpy change when 1 mole of salt dissociates with excess of solvent। ठीक है, तो आपके पास में क्या है, हीट ऑफ सॉल्यूशन अपने पास में क्या होती है, जैसे कि अपने पास में सॉल्ट था ये CSO4, तो इसको आपने डिसोसिएट किया, एक्सेस ऑफ सॉल्वेंट मतलब यहाँ पे वाटर लिया है 5H2, तो ये बनाता है CSO4.5H2। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास में जो भी एनर्जी रिलीज होगी तो वो अपने पास में क्या हो गया, हीट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो वो अपने पास में क्या हो जाएगा, हीट ऑफ, इसको ना ऐसे लिख लो, ये भी नहीं है, एक्सेस ऑफ सॉल्वेंट लो यहाँ पे, तो ये ज्यादा बेटर होगा। तो यहाँ पे आप ऐसे लिखो, जैसे कि आपके पास में था कोई भी एक सॉल्ट ले लो KCl, इसको आपने मिक्स किया वाटर के अंदर, ये ध्यान रखना एक्सेस में है, तो यहाँ पे जो बनेगा अपने पास में जो बनेगा वो ये बनेगा KCl एक्वस, K प्लस और Cl माइनस बनेगा, तो वो हो गया अपने पास में एक्सेस ऑफ सॉल्वेंट के अंदर डिसोसिएट करना, तो इसको बोलेंगे हीट ऑफ सॉल्यूशन। कोई भी अपने पास में सॉल्ट था उसको मिक्स किया एक्सेस ऑफ सॉल्वेंट की प्रेजेंस में, तो वहां पे अपना जो भी बना सॉल्यूशन उसको बोलेंगे हीट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है जी, यस सर। तो अपने पास में जैसे कि जो अपने पास सॉल्ट होते हैं, तो दो टाइप के सॉल्ट होते हैं, एक तरह तो हाइड्रेटेड, एक विदाउट हाइड्रेट, ड्राई सॉल्ट होते हैं, एक हाइड्रेटेड होते हैं। तो उनके केस में लिख लेते हैं, जैसे कि पहला केस में हीट ऑफ सॉल्यूशन इज एक्सोथर्मिक मतलब नेगेटिव होगा ना, एक्सोथर्मिक फॉर एनहाइड्रस form of salt।
फॉर एनहाइड्रस फॉर्म ऑफ सॉल्ट, जैसे कि अपने पास में आ गया CSO4 आ गया, MgSO4 आ गया, है ना, ऐसे एनहाइड्रस फॉर्म ऑफ सॉल्ट। वही अगर मेरे पास में ऐसा हीट ऑफ सॉल्यूशन इज एंडोथर्मिक फॉर हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ सॉल्ट, वही होगा ना, जैसे कि आपके पास पहले से उसमें वाटर प्रेजेंट है, फिर उसको आपको मिक्स करना है एक्सेस ऑफ सॉल्वेंट में, तो आपको कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी उसको, ऑटोमेटिकली मिक्स नहीं होगा। जबकि एनहाइड्रस सॉल्ट होगा, उसके पास वाटर की कमी है, तो वो मिक्स हो जाएगा वैसे ही, ठीक है। तो ये अपने पास में क्या होता है, एंडोथर्मिक होते हैं, वो एक्सोथर्मिक होते हैं। इसके एग्जाम्पल लिख लो आप, जैसे कि CSO4.5H2, ये अपने पास में एनहाइड्रेटेड सॉरी हाइड्रेटेड सॉल्ट है, यहाँ पे H2 भी प्रेजेंट अपने पास में, ठीक है जी, समझ गए? सर हाँ जी बोलो। सर CuSO4 दोनों में है। ये एनहाइड्रस है ना, और यहाँ पे .5H2 है, तो ये हाइड्रेटेड सॉल्ट है। हाइड्रेटेड मतलब वाटर ऐड है उसमें। ओके सर। अच्छा, एनहाइड्रस में वाटर नहीं होगा। चले आगे, लिख लिया तो Yes, sir. यस सर। यस। तो आगे देखो, आगे लिखो हीट ऑफ इंटीग्रेशन। क्या कुछ होता है हीट ऑफ इंटीग्रेशन? वही अपने पास में जैसे KCl था, इसको एक्सेस ऑफ H2 में अपने पास में मिक्स करेंगे, तो यहाँ पे अपने पास वो बना है KCl ऑफ एक्वस। जो अभी पढ़ा हीट ऑफ सॉल्यूशन, उसी का पार्ट है एक तरह से, जिसको बोलते हैं हीट ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब एक्सेस ऑफ सॉल्वेंट में अपने को मिक्स करना। वही अगर मेरे पास लिमिटेड अमाउंट में मिक्स करूं मैं, हीट ऑफ हाइड्रेशन बोलते हैं उसको, हीट ऑफ हाइड्रेशन। हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या होता है, लिमिटेड अमाउंट में अपने को मिक्स करना है, तो यहाँ पे लिखो दी एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग दी, एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग दी सर फॉर्मेशन। हाँ जी, सर हीट ऑफ इंटीग्रेशन क्या है? एक्सेस ऑफ वाटर की प्रेजेंस में अपने को कोई भी सॉल्ट को मिक्स करना, वो सेम सॉल्यूशन वाला ही है, ठीक है, उसका नाम अलग है। ओके। तो देखो अपने पास में क्या है, हीट ऑफ हाइड्रेशन, द एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रेटेड फॉर्म फ्रॉम एनहाइड्रस फॉर्म। तो एनहाइड्रस से अपने क्या बनाना है, हाइड्रेटेड फॉर्म को बनाना है, तो उसमें जो भी एनर्जी चेंज होगी उसको अपने क्या बोलेंगे, हीट ऑफ हाइड्रेशन। जैसे कि अपने पास में हो गया CuSO4 और 5H2 यहाँ पे ऐड किया, यहाँ पे तो अपने पास एक्सेस में था, यहाँ पे लिमिटेड है, 5H2 ऐड किया मैंने, तो ये बनाएगा CSO4.5H2, तो ये हाइड्रेटेड फॉर्म में चेंज हो गया। तो उन्होंने क्या बोला कि एनहाइड्रस फॉर्म से हाइड्रेटेड फॉर्म में चेंज करने के लिए जो भी अपने पास में एनर्जी का चेंज आएगा उसको बोलेंगे हीट ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है जी, समझ गए? यस। ठीक है, लिख लो इसको। इसके बाद आपका लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, लिख लिया ये? Yes, sir. Yes, sir. आगे लिखो आप, बॉम्ब कैलोरीमीटर। पीछे करना एक बार। हाँ जी, करता हूँ। बॉम्ब कैलोरीमीटर, ये ऐसे वैसे हीट की डेफिनेशन चाहिए सारी ना, तो इसलिए मैं लिखवा ही रहा हूँ, और इनमें ज्यादा कुछ आता नहीं क्वेश्चन में, ओनली डेफिनेशन पूछ सकते हैं आपसे, पूछेंगे तो अभी जो जो मैंने आपके क्वेश्चन करवाए हैं वो इंपॉर्टेंट है, जैसे न्यूट्रलाइजेशन का इंपॉर्टेंट है, रेजोनेंस एनर्जी का क्वेश्चन करवा दिया, फॉर्मेशन की एनर्जी का क्वेश्चन करवाया था आपको, और कंबशन का क्वेश्चन करवाया था ना, तो वही सेम, वो सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बाकी सारी डेफिनेशन है। तो उसका देखो बॉम्ब कैलोरीमीटर, बॉम्ब कैलोरीमीटर क्या कुछ होता है, एक स्ट्रक्चर डायग्राम्स होता है कैसा, मतलब ऐसे मानो, थोड़ा सा बढ़िया बनाते हैं ना,
ठीक है। और यहाँ पे अपने पास में ऐसा कुछ, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा कुछ है। और यहाँ पे अपने पास ऐसा कुछ, ठीक है। ये आपके पास में m ग्राम, और यहाँ पे जो भी है ये आपके पास में w ग्राम। ये है अपने पास में ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है। तो ये अपने पास में बॉम्ब कैलोरीमीटर है। तो देखो बाहर की जो बाउंड्री है वो तो एडियाबेटिक बाउंड्री है। जो बाहर की अपने पास जो बाउंड्री है वो कैसी बाउंड्री है? एडियाबेटिक बाउंड्री है। तो यहाँ से कोई भी हीट का एक्सचेंज नहीं होगा, यहाँ से कोई भी हीट का एक्सचेंज नहीं होगा। और ये आपके पास जो m ग्राम में लिखा है वो आपके पास है वाटर। एडियाबेटिक बाउंड्री होगी आपके पास में, ठीक है। जो m ग्राम मैंने लिखा है वो आपके पास में क्या है? वाटर है, ठीक है। और जो अंदर सब्सटेंस रखा है वो आपके पास में क्या? ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। और ऊपर से मैं ऑक्सीजन गैस सप्लाई कर रहा हूँ। तो बेसिकली आपने पढ़ा था हीट ऑफ कंबशन, पढ़ा था ना हीट ऑफ कंबशन। Yes. तो हीट ऑफ कंबशन क्या था? किसी भी सब्सटेंस को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करने को अपने क्या बोलते हैं? हीट ऑफ कंबशन। वो तो अपने पढ़ लिया, लेकिन उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं हीट ऑफ कंबशन को? वो कैलकुलेट करते हैं इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू, बॉम्ब कैलोरीमीटर के थ्रू। तो ये क्या होता है? जो अंदर वाला पार्ट है ना, ये अंदर वाला पार्ट, ये अंदर वाला पार्ट, इसको बॉम्ब बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इसी के अंदर सारी रिएक्शंस होती है। तो इसी पार्ट को अपने क्या बोल देते हैं? बॉम्ब बोल देते हैं। यहाँ पे जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है वो बर्न होता है। ये बंद होता है अंदर से वैसे पूरा, है ना। इसको आप बंद कर, सर मुझे तो लगा दूसरे वाला बॉम्ब होगा। नहीं, ये अंदर वाला पार्ट को उसको बॉम्ब बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारी रिएक्शंस होती है। और बाहर वाला तो अपने पास एडियाबेटिक बाउंड्री है, ठीक है। तो उसके अंदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको बर्न करते हैं अपने। बर्न करने से देखो यहाँ पे क्या कुछ होगा, ये बर्न होगा तो एनर्जी रिलीज होगी ना, एनर्जी रिलीज। तो एनर्जी रिलीज या तो कौन एक्सेप्ट करेगा? इसकी बाउंड्री एक्सेप्ट करेगी, या तो एनर्जी को, जो भी इसकी बाउंड्री की जिस भी मेटल की, वो बाउंड्री कुछ ना कुछ एनर्जी को एक्सेप्ट करेगी, है ना। ये हो सकता है, गर्म हो जाता है ना अपने पास कोई कंटेनर होता तो वो कंटेनर Yes, sir. गर्म होगा। और कौन एक्सेप्ट कर सकता है? ये वाटर एक्सेप्ट कर सकता है ना। और कौन एक्सेप्ट कर सकता है? वाटर एक्सेप्ट कर सकता है। इसके अलावा तो और कोई एक्सेप्ट नहीं करने वाला, क्योंकि बाहर क्या है? एडियाबेटिक बाउंड्री बाहर जाने वाली नहीं है, अंदर वाटर और एक कंटेनर की बाउंड्री, दो ही चीज है, तो वो दोनों चीजें एक्सेप्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो भी हीट इन्वॉल्व होगी, हीट इन्वॉल्व इक्वल टू, वो क्या आएगा? हीट एब्जॉर्ब बाय वाटर, या तो वाटर एक्सेप्ट करेगा उसको, हीट एब्जॉर्ब बाय वाटर प्लस हीट एब्जॉर्ब बाय कैलोरीमीटर। तो जो बाउंड्री है उसको क्या बोलेंगे? कैलोरीमीटर, बॉम्ब कैलोरीमीटर, ठीक है। या तो कैलोरीमीटर हीट एब्जॉर्ब करेगा या फिर वाटर एब्जॉर्ब करेगा। उसके अलावा तो कोई है नहीं एब्जॉर्ब करने के लिए, दो ही चीज है, दोनों का उन्होंने लिख दिया। तो जो भी टोटल हीट इन्वॉल्व होगी वो क्या होगा? हीट एब्जॉर्ब बाय वाटर। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ एम एस डेल्टा टी। एम इसका मास, एस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और डेल्टा टी टेम्परेचर में जो चेंज आया वाटर के, पहले का टेम्परेचर कितना था, बाद का टेम्परेचर कितना था, वही होती है एम एस डेल्टा टी। Yes, sir. Yes, sir. तो दूसरा अपने पास में हीट एब्जॉर्ब है कैलोरीमीटर। तो कैलोरीमीटर का अपने को ये पता नहीं ना कि उसका मास वगैरह क्या कुछ, तो अपने उसको जनरल मान लेते हैं कि उसकी अपने पास हीट कैपेसिटी वो सी है ना। एस तो क्या पर ग्राम के लिए, तीसरे मैंने मास से मल्टीप्लाई कर दिया, ये अपने सीधी सब्सटेंस की मान लेते हैं, सी इसकी वो हीट कैपेसिटी है, और डेल्टा टी यहाँ पे टेम्परेचर में इसके चेंज आया, ठीक है जी। तो एम एस भी एक तरह से हीट कैपेसिटी है, ये भी अपने पास में क्या हीट कैपेसिटी है? एम एस हीट कैपेसिटी है ना। हाँ जी, डब्ल्यू का यूज करेंगे आगे अपने,
W तो अंदर जो सब्सटेंस है वो है ना, बाहर वाला चीज नहीं है। ये कंटेनर की बात कर रहा हूँ मैं, कंटेनर का नहीं पता अपने को, तो कंटेनर के लिए मैंने C मान लिया हीट कैपेसिटी डायरेक्ट, जो हीट कैपेसिटी जनरल होती थी अपने कोई भी सब्सटेंस के लिए बंद करने के लिए, ठीक है। तो ये MS भी अपने पास में हीट कैपेसिटी और C भी अपने पास में हीट कैपेसिटी, तो इसको मैं दोनों को मिक्स करके नई हीट कैपेसिटी लिख देता हूँ, उसको लिख देते हैं C डैश से। तो यहाँ से अपने पास जो बनेगा वो बन गया C1, जो MS प्लस C को मैं लिखा मैंने C1 डेल्टा T, डेल्टा T तो उसके हिसाब से कॉमन आ गया, तो यहाँ पे लिखना तो C1 है वो क्या है C प्लस MS, इसको मैंने C1 लिखा। तो ये आ गया अपने पास में टोटल हीट इन्वॉल्व कितनी होगी C1 डेल्टा T, ठीक है। तो देखो ये किसके लिए आई, ये स्मॉल m लिख लो ना, कंफ्यूजिंग नहीं होगा आपको। स्मॉल m, ये स्मॉल m, यहाँ पे भी स्मॉल m था और यहाँ पे भी स्मॉल m, ठीक है। तो W अपने पास में ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, M उसका मोलर मास, M उसका मोलर मास ऑर्गेनिक सब्सटेंस का, तो मोल आ गए। तो W/M मोल्स के लिए अपने पास में एनर्जी कितनी आई C1 डेल्टा T आई कि नहीं आई? तो कैसे? Yes, sir. देखो जैसे कि अपने पास टोटल मान लो कंटेनर में 10 मोल था, कोई 10 मोल के लिए अपने पास में जो भी हीट आएगी अपने पास वो किसके लिए 10 मोल के लिए आएगी ना टोटल, यस सर। हाँ ना, वही मैंने पहले मोल निकाल लिए, गिवन मास था अपॉन मोलर मास करके मोल आ गए, तो इतने मोल के लिए जो हीट एनर्जी आई मेरे पास में हीट इन्वॉल्व वो कितनी हुई C1 डेल्टा T, C1 डेल्टा T होगा ना। यस सर। इसको आगे लिख देता हूँ, यहाँ पे तो कंफ्यूजिंग हो जाएगा। अगर देखो W/M मोल्स के लिए अपने पास में जो एनर्जी हुई वो है C1 डेल्टा T, तो 1 मोल के लिए अपने पास में एनर्जी कितनी होगी, 1 मोल के लिए क्या करूं, डेल्टा T का डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइड करने पे बस W नीचे आ जाएगा, M ऊपर चला जाएगा वापस, हो जाएगा ना ऐसे। यस सर। Yes, sir. तो हीट ऑफ कंबशन अपने पास में कितनी आएगी, तो हीट ऑफ कंबशन अपन को निकालना है, तो वो आ जाएगा यहाँ से एनर्जी रिलीज हो रही है, तो माइनस का साइन लगा देता हूँ, ये तो वैल्यू आई ओनली अपने पास है, तो माइनस का साइन लगा दिया, एनर्जी रिलीज हो रही है उसके लिए, तो आगे C1 डेल्टा T इंटू कैपिटल M, इसका मोलर मास है कैपिटल M, और स्मॉल m W अपने पास में ऑर्गेनिक का मास, ये तो है ऑर्गेनिक सब्सटेंस का मास, ये उसका मोलर मास ऑर्गेनिक सब्सटेंस का, समझ में आ गया। Yes, sir. तो ये आपके पास में C1 तो हीट कैपेसिटी है, डेल्टा T टेम्परेचर में चेंज कितना आया, M आपके पास ऑर्गेनिक सब्सटेंस का मोलर मास है, और कैपिटल W आपके पास ऑर्गेनिक सब्सटेंस का मास कितना है, तो ये आपके पास में हीट ऑफ कंबशन आ जाएगी। तो ये बॉम्ब कैलोरीमीटर। हाँ जी वापिस बताता हूँ, देखो अपने पास में क्या हुआ, स्टार्टिंग से देखो, एक एडियाबेटिक बाउंड्री थी एक कंटेनर की, उसके अंदर एक बॉम्ब रखा अपनों ने, मतलब कंटेनर रखा, उसके अंदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस रखा और बाहर की तरफ वाटर डाल दिया। अब उसके साथ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसको ऑर्गेनिक सब्सटेंस को बर्न करवा रहे हैं, तो बर्न होगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, तो उसकी जो बाउंड्री होगी वो एनर्जी एक्सेप्ट करेगी और वाटर एक्सेप्ट करेगा, तो हीट एब्जॉर्ब बाय वाटर प्लस हीट एब्जॉर्ब बाय कैलोरीमीटर। तो वाटर कितने एब्जॉर्ब करता है, MS डेल्टा T एब्जॉर्ब करता है, और कैलोरीमीटर कितना करता है C डेल्टा T, क्योंकि C यहाँ पे क्या है इसकी हीट कैपेसिटी है। तो टेम्परेचर अपने डेल्टा टी कॉमन ले लिया और MS प्लस C को मैंने लिख दिया C1, ठीक है। तो ये अपने पास में C1 डेल्टा T किसके लिए आई, टोटल मास के लिए, जितना भी मास अपने को गिवन था W, तो मैंने क्या किया W बाई कैपिटल M किया, उसका मोलर मास से डिवाइड किया उसको, और कहा कि जो इतने मोल्स के लिए अपने पास में C1 डेल्टा T है, तो पर मोल के लिए कितनी होगी मेरे पास में, तो पर मोल के लिए मैंने ये निकाल दिया अपने पास में वैल्यू कि 1 मोल के लिए इतनी वैल्यू होगी, तो यहाँ से हीट ऑफ कंबशन आ गई कि पर मोल के लिए हीट ऑफ कंबशन कितना है, उसका इतना है, ठीक है जी। ये आपके पास फाइनल फॉर्मूला आता है, कर सकते हैं। यस तो चैप्टर आपका एंड। सर। हाँ जी सर इसका न्यूमेरिकल करवा दो। न्यूमेरिकल करवा देंगे आपको, बीच में आ जाएंगे आपके क्वेश्चंस में, वहां पे बता दूंगा, ठीक है ठीक है। तो Okay, चैप्टर sir. आपका कंप्लीट हो गया पूरा, कल से अपने देखते हैं आगे का। Okay, sir. ओके जी बाय। Bye, sir. Yes, Bye, sir. हाँ जी। Goodbye. Bye, sir.